बेटा हमारा चैप्टर चल रहा था प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को ये स्टेटमेंट बनाने के लिए बोला कि ये एक बार स्टेटमेंट बना लो। अब मैंने आपको बताया कि इस स्टेटमेंट में सबसे पहले आता है ग्रॉस प्रॉफिट, उसके बाद आता है ऐड इनकम्स, उसके बाद आता है लेस एक्सपेंसेस। इनकम्स को हम ऐड करते हैं, एक्सपेंसेस को लेस करते हैं, और लास्ट में हमारा नेट प्रॉफिट आता है। तो मैंने आप लोगों को ये स्टेटमेंट बनाने के लिए बोला लास्ट वीडियो लेक्चर में, ये वाली। अब जो हमारा नेक्स्ट आज का वीडियो होगा उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कौन से एक्सपेंसेस कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और कौन सी इनकम्स कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है। आज मैं आपको पूरी लिस्ट लिखाने वाला हूँ कि कौन से एक्सपेंस का कौन सा रेशियो होगा, कौन सी इनकम का कौन सा रेशियो होगा। उसके लिए ये वाली फाइल है, ये प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन लिखा हुआ है। अब यहाँ पे पर्टिकुलर्स और एक्सपेंस और इनकम लिखा हुआ है और सामने रेशियो लिखा हुआ है। मैं एक बार रीड कर दूंगा, आप लोग इसको कैसे लिखोगे। मैंने कॉमा कॉमा करके लिखा है, आप लोग कॉमा कॉमा करके नहीं लिखोगे, आप लोग नीचे नीचे लिखते जाओगे अलग अलग लाइन में। जैसे रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, ये हमारा एक्सपेंस होता है, इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टाइम रेशियो में। फिर इंश्योरेंस प्रीमियम, ये भी हमारा एक्सपेंस होता है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टाइम रेशियो में। फिर इंटरेस्ट पेड भी हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टाइम रेशियो में। फिर डेप्रिसिएशन ऑन एसेट, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, सैलरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ऑडिट फीस। अब ये सारे एक्सपेंसेस नीचे नीचे अलग अलग लाइन में लिखोगे और इन सब के सामने लिखोगे आप टाइम रेशियो। कहने का मतलब है इन एक्सपेंसेस में से कोई भी एक्सपेंस दिया हो, इसको हम लोग प्री इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में टाइम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसके बाद ये इनकम्स है, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, ये हमारी सारी इनकम्स है। रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, ये सारी इनकम्स है। इन सारी इनकम्स को भी हम टाइम रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके बाद बेटा ये इनकम्स जो है, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, ये सारी इनकम्स को भी हम टाइम रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब ये कुछ एक्सपेंसिव हैं थर्ड पॉइंट में। ये सारे एक्सपेंसेस जो हैं, जो थर्ड पॉइंट में लिखे हुए हैं, एडवर्टाइजमेंट, कैरेज आउटवर्ड, डिस्काउंट अलाउड, कमीशन ऑन सेल्स, सेल्समैन कमीशन, बैड डेट्स, इन सारे एक्सपेंसेस को हम लोग सेल्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो पहले फर्स्ट नंबर पॉइंट मैंने क्यों लिखा है, मैंने 1 2 3 करके क्यों लिखा है। मेरे 1 2 3 लिखने का मतलब था कि 1 नंबर में जो भी सारे एक्सपेंसेस हैं वो टाइम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो। सेकंड नंबर में जो भी सारे इनकम्स हैं उनको टाइम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो। थर्ड नंबर में जो भी सारे एक्सपेंसेस हैं उनको सेल्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो। तो सीधी बात है, जब भी आप लोग कोई लॉन्ग क्वेश्चन शुरू करोगे, सबसे पहला स्टेप आपका यही होगा कि टाइम रेशियो और सेल्स रेशियो कैलकुलेट करें। सबसे पहला स्टेप यही होगा। अब इसके बाद ये वाली स्लाइड है, इसमें जो फोर्थ पॉइंट में लिखे हुए हैं ये सारे एक्सपेंसिव हैं। फोर्थ पॉइंट में जो भी सारे नाम लिखे हुए हैं ये सारे एक्सपेंसिव हैं। ये सारे एक्सपेंसेस की फुल अमाउंट हम पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में लिखते हैं। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, पोस्ट मतलब आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। मैं एक बार रीड कर देता हूं, वैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है पर मैं रीड कर देता हूं। डायरेक्टर्स फीस, डिबेंचर इंटरेस्ट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, फॉर्मेशन एक्सपेंसेस, डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी, ये सारा इनमें इन एक्सपेंसेस में सारी की सारी अमाउंट पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में डेबिट होगी। फुल अमाउंट इन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। फिर लिखा हुआ है शेयर ट्रांसफर फीस, ये हमारी इनकम होती है, कंपनी की इनकम होती है। मैं थोड़ा कुछ अलग समझाऊं, 2-3 लाइन। तो कभी भी कोई भी ऐसा एक्सपेंस हो जो फुल्ली सिर्फ कंपनी फॉर्म में होता है, कोई भी ऐसा एक्सपेंस हो या कोई भी ऐसी इनकम हो जो फुल कंपनी फॉर्म में ही होता है, तो वो फुल अमाउंट पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में आती है। जैसे डायरेक्टर्स फीस, तो डायरेक्टर्स कंपनीज में ही होते हैं, पार्टनरशिप में होते ही नहीं है। डिबेंचर इंटरेस्ट पेड, डिबेंचर इंटरेस्ट पे कौन करेगा, कंपनी वाले ही पे करते हैं, पार्टनरशिप वाले पे ही नहीं करते हैं। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कंपनीज के ही होते हैं। फॉर्मेशन एक्सपेंस कंपनी का होता है। डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी, ये भी कंपनीज का ही होता है, पार्टनरशिप में नहीं होता है। तो ये सारी ट्रांजेक्शन कंपनीज में ही होती है। तो कभी भी कोई ऐसी ट्रांजेक्शन आती है जो सिर्फ कंपनीज में होती है, तो उसमें फुल अमाउंट पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में आएगी। अब शेयर ट्रांसफर फीस हमारी इनकम होती है,
ये भी सिर्फ कंपनीज के लिए इनकम होती है, इसलिए इसकी भी फुल अमाउंट पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में क्रेडिट होगी, क्योंकि ये इनकम है तो क्रेडिट होगा। फिर रेम्यूनरेशन और फीस पेड टू प्रमोटर, इंटरेस्ट पेड टू वेंडर, ये फुल अमाउंट प्री इनकॉर्पोरेशन में। मैं ऐसा बोलूंगा कि ये गलत लिखा हुआ है, इंटरेस्ट पेड टू वेंडर यहाँ पे नहीं आएगा, इसका एक स्पेशल टिपिकल एडजस्टमेंट होता है इंटरेस्ट पेड टू वेंडर का। हाँ, बाकी ये सही लिखा हुआ है, रेम्यूनरेशन और फीस पेड टू प्रमोटर ये हमारा एक्सपेंस होता है और इसकी फुल अमाउंट प्री इनकॉर्पोरेशन में आती है। आगे इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में 7th नंबर में लिखा हुआ है प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट। हाँ, अब सही है, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट। ये पॉइंट थोड़ा सा टफ कैसे है कि आप लोगों ने, मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, तो हम लोगों को पहले ये देखना पड़ेगा कि फर्नीचर की सेल की डेट क्या है, फर्नीचर को जो हमने सेल किया बेचा उसकी डेट क्या है। अगर फर्नीचर को सेल करने की डेट प्री इनकॉर्पोरेशन की है, ध्यान से सुनना मेरे शब्द, मैं यहां पे लिख देता हूं डिपेंड्स ऑन द डेट ऑफ सेल ऑफ एसेट। ठीक है, मतलब आप पूरा का या तो पूरा का पूरा प्रॉफिट या लॉस प्री इनकॉर्पोरेशन में लिखोगे या पूरा का पूरा प्रॉफिट या लॉस पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में लिखोगे, डिपेंड करता है कि जो आपने एसेट सेल किया है उसकी डेट क्या है। अगर डेट प्री इनकॉर्पोरेशन की है तो फुल प्रॉफिट या लॉस प्री इनकॉर्पोरेशन में, अगर डेट पोस्ट इनकॉर्पोरेशन की है तो फुल अमाउंट पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में। यहाँ पे लिखा हुआ है प्री इनकॉर्पोरेशन और यहाँ पे और आएगा प्री इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन ऑन द बेसिस ऑफ डेट ऑफ सेल। तो या तो पूरा पैसा प्री में जाएगा या तो पूरा पैसा पोस्ट में जाएगा, डिपेंड करता है कि सेल की डेट क्या है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है रेफर पेज नंबर 461 टेक्स्ट बुक में। इसके अलावा भी और अगर कुछ रह गया हो तो, वैसे मेरे हिसाब से 99.99% सारे एक्सपेंस और इनकम कवर हो गए, पर फिर भी अगर कुछ रह गया हो तो टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 461 पे दिया हुआ है। नहीं भी मिले आपको ये लिस्ट पेज नंबर 461 पे तो मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। ठीक है, मेरा नंबर मैं आपको बता दूं, ये मेरा मोबाइल नंबर है +91 99246 99903 99246 99903। इस नंबर पे आप कभी भी मेरे को कॉल या मैसेज करोगे तो मैं आपको और भी नोट्स भेजते रहूंगा। आगे नोट यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है इफ एनी अदर आइटम इज गिवन देन इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन टाइम रेशियो। मतलब अगर आपको कोई भी ऐसा अजीब या नया नाम लग रहा है कोई भी एक्सपेंस में या इनकम में जो आपने पहले कभी नहीं देखा हो, तो उसको टाइम रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देना। कोई भी कहीं पे भी कंफ्यूजन है तो टाइम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना मोस्टली, क्योंकि मोस्टली सारे एक्सपेंस और इनकम टाइम रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अब इसके बाद इफ द डेट ऑफ, ये कुछ अलग स्पेशल नोट्स हैं, if the date of incorporation and the date of commencement both are given, then date of incorporation should be considered for all calculations। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। तो कभी कभी आपको क्वेश्चन में दो डेट्स दी होंगी, एक इनकॉर्पोरेशन की, एक कमेंसमेंट की। ये हम लोगों ने बिजनेस स्टडीज में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स में 11th स्टैंडर्ड में ही सीख लिया था कि जब कंपनी फॉर्म करनी होती है तो कंपनी को दो सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं, एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एक सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। तो अगर दोनों की डेट अलग अलग दी हुई है, दो डेट्स दी हुई है, तो जो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है वो हमारे काम की है, डेट ऑफ कमेंसमेंट नहीं। कंफ्यूजन हो तो चैप्टर का नाम याद करना, चैप्टर का नाम है प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, तो डेट कौन सी चाहिए? इनकॉर्पोरेशन वाली। आगे इंटरेस्ट पेड टू वेंडर, इंटरेस्ट पेड टू वेंडर और इंटरेस्ट ऑन परचेज प्राइस। अब ये इसी का ही नोट लिखा हुआ है, इट इज पेड। ये थोड़ा सा टिपिकल एडजस्टमेंट होता है, ये इसी के बारे में लिखा हुआ है, इट इज पेड
It is paid from the beginning of accounting year up to the date of payment of interest और पेमेंट ऑफ परचेज प्राइस। अब यहां से ये इतना क्लियरली समझ में नहीं आएगा। हाँ, ये रूल आपको याद रखना है। प्रैक्टिकल जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब ये रूल बहुत काम आएगा। और ये पॉइंट इंटरेस्ट ऑन परचेज प्राइस वाली हर क्वेश्चन में आती ही है, ये पॉइंट पूछते ही है। तो ये जो रूल लिखा हुआ है, इट इज पेड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर, इट इज पेड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर अप टू द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और पेमेंट ऑफ परचेज प्राइस। मतलब ये शुरू कहां से होता है? ये शुरू होता है कब से लेकर हम इंटरेस्ट पे करते हैं? बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर से लेकर कहां तक? जिस दिन तक हमने परचेज प्राइस पे किया है उस दिन तक। तो इसमें टाइम रेशियो, सेल्स रेशियो, ये सब काम नहीं आता है। इसका एक अलग से ही कैलकुलेशन होता है। ये ट्रांजैक्शन का नाम है इंटरेस्ट पेड टू वेंडर या इंटरेस्ट पेड ऑन परचेज प्राइस। तो इसमें कोई टाइम रेशियो, सेल्स रेशियो नहीं होता है, इसका अलग ही कैलकुलेशन होता है। जब प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आएंगे तब बताऊंगा। और आगे हाँ, इसके बाद बैड डेट्स अगर आपको कभी भी दिया हुआ है बैड डेट्स, तो बैड डेट्स को प्री इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। यहाँ पे वो स्टेप्स लिखे हुए हैं। पहली पॉइंट, इट शुड बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ क्रेडिट। ये बैड डेट्स को प्री और पोस्ट में डिस्ट्रीब्यूट करने के स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले आप ये चेक करोगे कि क्या क्वेश्चन में क्रेडिट सेल अलग से दिया हुआ है। देखो, कैश सेल अलग होता है, क्रेडिट सेल अलग होता है, और इन दोनों को प्लस करके आता है एक टोटल सेल। तो कैश सेल अलग होता है, क्रेडिट सेल अलग होता है, और दोनों को ऐड करके आता है टोटल सेल। तो आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि क्या हमको क्वेश्चन में क्रेडिट सेल अलग से दिया हुआ है। अगर क्रेडिट सेल अलग से दिया हुआ है तो क्रेडिट सेल्स का रेशियो निकालना है। प्री इनकॉर्पोरेशन की क्रेडिट सेल और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन की क्रेडिट सेल, उन दोनों का रेशियो निकालना है। उस रेशियो में बैड डेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है। फिर सेकंड स्टेप, इफ क्रेडिट सेल इज नॉट गिवन देन द रेशियो ऑफ टोटल सेल। अब 99% ऐसा ही होता है, किसी भी क्वेश्चन में क्रेडिट सेल दिया हुआ नहीं होता है, तो हम लोग टोटल सेल्स का ही रेशियो ले लेते हैं। हम लोग टोटल सेल्स का ही रेशियो, जो नॉर्मली हमारा सेल्स रेशियो होता है, वही ले लेते हैं सेल्स रेशियो, और बैड डेट्स को सेल्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तीसरा, अगर आपको इफ देयर इज सम बैड डेट्स आउट ऑफ द डेटर्स टेकन ओवर बाय द न्यू कंपनी, देन दैट बैड डेट शुड बी डेबिटेड टू प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड एंड द रिमेनिंग बैड डेट्स शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेल्स रेशियो। अब ये पॉइंट जो थर्ड नंबर पॉइंट है, यही हम लोगों को ज्यादातर क्वेश्चंस में काम आती है, जो थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है। अब इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, जब अमाउंट्स आएंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे, तब भी मैं बहुत डिटेल में और भी समझाऊंगा। छोटा मैं ट्राई करता हूँ 1-2 लाइन में अभी कंप्लीट करने का, कि अगर आप लोगों को टोटल बैड डेट्स दिया हुआ है, मान लो 2000, उसमें से लिखा हुआ है 2000 में से 500 रुपीज ऐसा बैड डेट्स है आउट ऑफ द डेटा टेकन ओवर बाय द न्यू कंपनी। तो हम क्या करेंगे, टोटल बैड डेट्स 2000 में से 500 जो टेकन ओवर बाय न्यू कंपनी है, वो 500 बैड डेट्स प्री इनकॉर्पोरेशन में आएगा। बाकी का जो 1500 रुपए, 1500 रुपीज बाकी का जो बैड डेट्स बच गया, वो प्री और पोस्ट में सेल्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब 2000 रुपीज में से 500 पहले चला जाएगा प्री में, बाकी 1500 प्री और पोस्ट दोनों में आएगा, सेल्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है। मतलब एक्चुअली देखा जाए तो प्री इनकॉर्पोरेशन में 2 अमाउंट आएगी। पहले 2000 में से 500 प्री में जाएगा, बाकी बचा 1500। 1500 के 2 पार्ट्स होंगे, 1500 के 2 पार्ट्स होंगे इन सेल्स रेशियो। उस 1500 में से एक अमाउंट प्री में आएगी और एक अमाउंट पोस्ट में आएगी। ठीक है। सम्स में करेंगे तो ज्यादा पता चलेगा। इसके बाद ये बैड डेट रिजर्व है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बैड डेट रिजर्व, ये पूरी की पूरी अमाउंट डेबिट करनी चाहिए पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में। अब समझो, बैड डेट्स अलग है, बैड डेट रिजर्व अलग है। ध्यान दो, ऊपर जो 3 स्टेप्स हैं वो बैड डेट्स के हैं, और नीचे बहुत एक इजी भाषा में लिखा हुआ है बैड डेट रिजर्व। बैड डेट रिजर्व की सारी अमाउंट पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में डेबिट होती है। तो दोनों में मिक्स नहीं हो जाना, बैड डेट्स अलग है, बैड डेट रिजर्व अलग है।
अगर आपको क्वेश्चन में बैड डेट रिजर्व दिया हुआ है तो बैड डेट रिजर्व की सारी अमाउंट पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में डेबिट होगी। अब बैड डेट रिजर्व का दूसरा नाम वैसे बताने की जरूरत नहीं है, बहुत साल से हमने किया है। बैड डेट रिजर्व का दूसरा नाम होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या बैड डेट रिजर्व एक ही बात है, ठीक है। ये पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में डेबिट होगा। और आगे ये दो छोटी छोटी पॉइंट्स हैं, ये कभी कभी पूछते हैं किसी किसी क्वेश्चन में। पहली पॉइंट गुडविल रिटर्न ऑफ, आपको कभी कभी क्वेश्चन में गुडविल रिटर्न ऑफ दिया हुआ होगा। गुडविल रिटर्न ऑफ कभी आपको अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो इट इज नॉट शोन इन द स्टेटमेंट, मतलब जो हम लोग स्टेटमेंट बनाते हैं, जो हम लोग 1 पेज की 2 पेज की स्टेटमेंट बनाते हैं, उस स्टेटमेंट में कहीं पे भी गुडविल रिटर्न ऑफ नहीं आएगा। इट इज नॉट शोन इन द स्टेटमेंट बट इट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, मतलब प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट। इसको हम लोग प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट में से डिडक्ट करते हैं। ठीक है, तो गुडविल की हम लोग कहीं पे भी, हमारी स्टेटमेंट में गुडविल को कहीं पे भी नहीं लिखेंगे, लेकिन पूरी स्टेटमेंट बन जाने के बाद, प्री इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट आ जाने के बाद अलग से एक वर्किंग नोट बनाएंगे। उस वर्किंग नोट में जितना हमारा प्री इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट आया उसमें से गुडविल रिटर्न ऑफ माइनस कर देंगे, स्टेटमेंट में कहीं पे भी नहीं आएगा, ठीक है। फिर ये रेट ऑफ डिविडेंड अलग टॉपिक है, ये आप मान लो सेकंड नंबर पॉइंट है। गुडविल रिटर्न ऑफ हमारा फर्स्ट पॉइंट है, गुडविल अलग बात है, रेट ऑफ डिविडेंड अलग बात है। अगर कभी आपको रेट ऑफ डिविडेंड पूछे तो ये रेट ऑफ डिविडेंड का फॉर्मूला होता है, रेट ऑफ डिविडेंड इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, मतलब पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। जितना हमारा प्रॉफिट आफ्टर इनकॉर्पोरेशन आया उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, फिर डिवाइडेड बाय पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल करना है। तो गुडविल वाली पॉइंट अलग है और रेट ऑफ डिविडेंड वाली पॉइंट अलग है। इस स्लाइड में जो भी सारी पॉइंट्स लिखी हुई है, ये सारी पॉइंट्स स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद काम आती है। ये सारी पॉइंट्स जैसे गुडविल रिटर्न ऑफ पूरी स्टेटमेंट बन जाने के बाद काम आता है, रेट ऑफ डिविडेंड भी स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद काम आता है। ये रेट ऑफ डिविडेंड का फॉर्मूला है, प्रॉफिट आफ्टर इनकॉर्पोरेशन मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर ये डिविडेंड ऑन शेयर्स, कभी आपको अगर क्वेश्चन में डिविडेंड ऑन शेयर्स दिया हुआ हो, क्वेश्चन में आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया होगा, उसमें डिविडेंड ऑन शेयर्स पीएनएल में डेबिट साइड पे दिया होगा। अगर कभी भी आपको डिविडेंड ऑन शेयर्स दिया हुआ है तो आपको इस डिविडेंड ऑन शेयर्स को स्टेटमेंट में नहीं लिखना है। इट इज नॉट शोन इन द स्टेटमेंट बट इट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, मतलब पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड, फ्रॉम पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड या पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट, ठीक है। अब जैसे गुडविल था, ये गुडविल का नोट हो गया, ये सेकंड पॉइंट रेट ऑफ डिविडेंड हो गया और ये डिविडेंड ऑन शेयर्स हो गया। तो मैं एक बार रफली बता दूं फिर से, गुडविल स्टेटमेंट में नहीं आता है लेकिन प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट में से माइनस होता है। डिविडेंड ऑन शेयर्स स्टेटमेंट में नहीं आता है लेकिन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट में से माइनस होता है। और कभी भी आपको रेट ऑफ डिविडेंड पूछे तो ये रेट ऑफ डिविडेंड का ये फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट आफ्टर इनकॉर्पोरेशन मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट्स स्टेटमेंट कंप्लीट करने के बाद काम आती है। आगे मैं एक बार आपको पूरा स्टार्टिंग से स्क्रॉल करके दिखा देता हूं जैसे आप लोग लिख सको। हर 2 सेकंड में वीडियो पॉज कर देना और सारा ये सब कुछ थियरी वाले पेजेस में लिखना। इतना लिखना सब लोग।
ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।